नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। इस बार के चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। अगर बात यूपी की करें तो पुरानी दुश्मनी को भुलाकर सपा बसपा गठबंधन के साथ मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की बात करें तो कई दिग्गज इस बार सियासी मेले से गायब नजर आएंगे। बीजेपी के आंदोलनकारी संस्थापक सदस्य रहे आडवाणी, मनोहर जोशी, कलराज मिश्र इस बार चुनावी जंग से दूर नजर आ रहे हैं। आखिर पार्टी ने किन पैमानों के आधार पर उनको दूर किया है, किस तरह की मजबूरी है, इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जनता से भी यहां पर रिएक्शंस लेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ फरहत रईस खान साहब हैं, पीएसपीएल से हैं। हमारे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं, सपा प्रवक्ता हैं। अफरोज मलिक जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी हैं, कांग्रेस से हैं। और दयाशंकर दुबे जी हैं, बीजेपी नेता हैं। शुरुआत करेंगे, मामला बीजेपी का ही है। अगर बात आडवाणी की कर लें, बात मनोहर जोशी की कर लें, तो इन्होंने बीजेपी के संस्थापक सदस्य रहे, आंदोलन करके पार्टी को खड़ा किया और आज किनारा कर लिया। मुझे लगता है कि आज की वर्तमान परिस्थितियों में आप देखेंगे तो पूरे देश का जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम अदर्स हो रहा है। पर साहब, एक समय अटल आडवाणी के नारे लगते थे, है वो आज भी हमारी धरोहर है। आपको मैं और क्लियर कर देता हूं जिसको आप बोलना चाह रहे थे। पर साहब, टिकट मत दीजिए, उनको स्टार प्रचारक तो बनाइए। आपके कहने से थोड़े देंगे। ये पूरा युवा भारत है, हमारा नेतृत्व है। नेतृत्व हमारा जानते हैं आप ही। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जाग उठा है। आज चाहे कोई भी पार्टी हो, कुछ भी हो, सब भाजपा के साथ है और भाजपा का नेतृत्व हमारा भाजपा के साथ है। लेकिन भाजपा को जिन्होंने खड़ा किया उनसे किनारा कर लिया। निश्चित तौर पर अभी तक राजनीतिक दल चुनाव लड़ते थे और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम तरह के राजनीतिक दल लड़ते थे। अब चुनाव होने जा रहा, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी की पार्टी चुनाव लड़ रही। मोदी और अमित शाह की टीम चुनाव लड़ रही। इसमें आडवाणी का कोई स्थान नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा का कोई स्थान नहीं है, मुरली मनोहर जोशी का कोई स्थान है। इतना ही नहीं, ये वो लोग हैं जहां पर अराजकता तो चरम पर होती है, उसका सम्मान तो होता है, लेकिन वरिष्ठों का सम्मान ना इन्होंने कभी किया है ना कभी करो। ये आज का इतिहास नहीं है। आप ये देखिए, आप जब वरिष्ठों का सम्मान नहीं, वरिष्ठों का सम्मान तब हुआ था। सुन लीजिए अब, बिल्कुल प्रदीप भाई, अब सुन लीजिए। आप कहाँ संस्कारों की बात करती है? ये वो लोग हैं, जब दूसरा राजनीतिक दल बोल रहा होता है तो ये असंस्कारी लोग हैं, ये मधो को निकालने वाले लोग हैं, को निकालने वाले लोग हैं। प्रदीप सांस ले लो, आप विद्वान आदमी हो, 1 मिनट सांस ले लो। सबसे पहले यदि कांग्रेस पार्टी ने किसी को निकाला तो वो जो थे ललित नारायण मिश्रा, बिहार के ललित नारायण मिश्रा को मौत के घाट उतार करके रास्ते से क्लियर कर दिया था। दूसरा भी सुनिएगा, उसी बिहार से सीताराम केसरी का क्या हुआ, उसी राजस्थान से राजेश पायलट का क्या हुआ। सबको उठा के या तो इनको मार डाला या इनको एक्सीडेंट करा दिया। या 1 मिनट सुन लीजिए, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। जवाब लीजिए आप। ऐसे लोग जो हैं, साहब स्टार प्रचारक की सूची में तो रखना था। स्टार प्रचार की सूची में आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप नहीं जानते हैं कि करेंगे हमारे यहाँ कार्यकर्ता का नेतृत्व तय करता है जिम्मेदारी, और वो आज भी हमारी धरोहर है और आज भी हमारे पार्टी के लिए काम धरोहर कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े चेहरे थे बीजेपी की, वो इस बार जंग में नहीं शामिल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो सीधा कहना चाहूंगा कि पूर्ण वर्चस्व की लड़ाई है। पूरा जो सियासी समीकरण जो यूपी से बीजेपी का चलता था, उसे गुजरात ले जाने की एक बड़ी साजिश है। और जिस तरह से बुजुर्ग नेताओं को एक दरकिनार किया जा रहा है, उनको लाइन से हटाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और ये जो इनका जो एजेंडा है कि पूर्ण वर्चस्व सियासत में कायम किया जाए, वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। बात चाहे जिम्मेदारी की कर ली जाए, चाहे यहाँ पर उम्र की दलील दे ली जाए, लेकिन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र इस बार जंग में नहीं होंगे, क्या कहेंगे साहब? सपा वाले बात करते हैं, मुलायम सिंह यादव जी का पहली सूची में नाम नहीं डाला। जब मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं निर्दलीय पार्टियों में दिग्गज नेताओं की उपेक्षा है, दिग्गज नेताओं की हर पार्टी में उपेक्षा होती है। जैसे 92 साल के आडवाणी जी हो गए। आडवाणी जी का बयान आया, मुझे हटाया नहीं क्या, मैं रिटायर हुआ हूँ, ये बयान आया। मार्गदर्शक बना देते हैं कभी संरक्षक। मार्गदर्शक है मेरे पार्टी का जो सबसे पहला व्यक्ति होता है वो मार्गदर्शक नहीं होता तो क्या होता है? मार्गदर्शक नहीं होंगे। अरे ये पहले जिनके पार्टी जिन्होंने बनाया बढ़ाया, उसको सपा वालों ने अपने बाप को किनारे लगा दिया। वो किस मुंह से आडवाणी जी की बात करें? आडवाणी जी ने खुद ही मना किया। इन्होंने अपने बाप को धक्का दिया। ऐसा निकम्मा बेटा किसी को ना दे। गांधीनगर से टिकट नहीं दिया, अब स्टार प्रचारक की सूची से भी निकाल दिया। भैया इनसे जरा ये पूछो कांग्रेस के हमारे भैया से
कि ये सीताराम जनता से हम जवाब लेंगे, जनता से जवाब लेंगे। थर थे आखिर उन लोगों के पार्टी के लिए परेशानी बन गए, आखिर उनकी उम्र यहाँ पर दलील दी जाए या जरूरतें दी जाए, आखिर क्यों किनारा कर लिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई मोदी और अमित शाह। और उन्हें याद है बुजुर्गों का जब इस्तेमाल कर लेते हैं उसके बाद ये छोड़ देते हैं। इनकी माँ लाइन में लगी थी नोटबंदी के दौर में, कभी पीएमओ हाउस से कोई फोटो नहीं आई आज तक खाना खिलाते हुए। तो साहब जनता तो करी कि सपा में भी उपेक्षा हो रही, मुलायम सिंह यादव की उपेक्षा की। ये दौर बहुत दूसरा था, अब वक्त बदल चुका है और हम लोग चुनाव मैदान में और निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट बहुत जल्दी दिखाई दे रहे हैं। अब्दुल हफीज साहब, देखिए, पहले जिन नेताओं की बात हो रही है उनको पहले मार्गदर्शक मंडल में डाला गया, आज उनको दर्शक बना दिया वो गया। नेता हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया था। मैं समझता हूँ कि इज्जत देनी चाहिए, बहुत सीनियर लीडर्स की एडवाइस की आपको ज़रूरत पड़ती है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ रवैया अपनाया है ये बहुत दुखद है। ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की जो है नींव डालने वाले लोग हैं, संस्थापकों में से हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मार्गदर्शक मंडल से अब दर्शक बना दिया गया है, ये पार्टी की ये जरूरत है, सियासी समीकरण है, आखिर ऐसे हालात बने क्यों? जब तक के पुराने नेताओं को दरकिनार नहीं किया जाएगा, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, जिन्होंने रथ यात्रा निकाल के पार्टी को जिंदा किया, आज उनके साथ में इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। और जिस तरह से ये हालात बन रहे हैं बिल्कुल दर्शाता है कि पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह। अटल ना अडवाणी बीजेपी की नई कहानी, आखिर ये बीजेपी की नई कहानी है क्यों? भैया देखिए, लगातार आप देख रहे हैं, जो आदमी राम का नहीं हुआ, माँ का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, बीबी का नहीं हुआ, वो इस देश के नौजवानों का क्या होगा? 2 करोड़ रोजगार कहा गया, 15 लाख खाते में कहा गया, जीएसटी लगाया, नोटबंदी किया। देश के साथ अत्याचार करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जनता ने मांग ले 15 लाख इसलिए बन गए हैं चौकीदार, जनता ने मांगे 15 लाख। सीनियर लीडर्स की उपेक्षा, सीनियर लीडर देखिए, अपमान करना तो इनकी फितरत में है पूरी पार्टी की, ठीक है। जब अडवाणी जी के साथ सुन लीजिए हमारी बात, अडवाणी जी से लेके मुरली मनोहर जोशी से लेके जनता तक की हर एक का अपमान किया इन्होंने, हर एक का अपमान किया है। और ये एक सवाल मेरा सिर्फ इतना है, एक चीज सिर्फ एक बात सिर्फ एक चीज का जवाब में, जो लोग बोल रहे हैं कि आडवाणी जी का इन्होंने असम्मान किया, वो ये बताते हैं कि जिस मंच से जिन्होंने पार्टी की नींव खड़ी की, समाजवादी पार्टी का, उनका असम्मान करने का जनता के सामने दुस्साहस किया, वो उसका जवाब दे रहे हैं। जिन्होंने अपने पिता का नाम, अखिलेश यादव जी ने अपने पिताजी का नाम कटवा दिया है, आज उनकी कहीं फोटो नहीं लग रही है, लिस्ट में आ गए, उनके किसी भी पोस्टर पे उनकी फोटो नहीं दिखती है। अरे ये बेटा नहीं, ये निकम्मा है अखिलेश यादव, अपने बाप का नहीं, ये निकम्मा लड़का है। ऐसे निकम्मे को देखिए, ऐसा है कि माननीय मुलायम सिंह जी ने पहले ही अपना बयान। सवाल ये है कि सियासत में पार्टियां अपने हिसाब से दिग्गज नेताओं की भूमिका तय कर रही हैं, पर सवाल सपा से यहाँ पर जनता कर रही है कि मुलायम सिंह की उपेक्षा की जा रही है। ऐसा देखिए, मुलायम जी आज भी हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आज भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे बताइए, अडवाणी जी चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? मुरली मनोहर जोशी जी कहाँ से लड़ रहे हैं? बाकी लोग चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? तो सम्मान आज भी नेताजी का है, नेताजी पार्टी में सर्वे सर्वा हैं। टिकट काटा था लेकिन स्टार प्रचारक तो रखना, बिल्कुल रखना चाहिए था। ये देखने की बात, सोचने की बात है, जो लोग पूरी जिंदगी अपनी चुनाव जीतते रहे गांधीनगर से, उनका टिकट काट दिया गया। जो श्रीमती रानी जी जो पूरी जिंदगी चुनाव हारती रही, उन्हें वापस से उम्मीदवारी दी गई, बहुत दुख की बात है और उनको देखना चाहिए हारने वाले। जयशंकर जी, पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कैसी? पहले तो एक मिनट शांति, पहले तो ये कि जो मेरे भाई लोग हैं प्रवक्ता, ये सहानुभूति दिखा रहे हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी बात कि इनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आदरणीय अडवाणी जी, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, ये लोग हमारे आदर्श हैं, हमारे पार्टी में, हमारे पार्टी के लिए आज भी काम कर रहे हैं। लेकिन शाहजहां की स्थिति में जो पहुंचा दिया आपने मुलायम सिंह जी को, जो त्राही कर रहे हैं, आज अपर्णा जी के एक टिकट के लिए वो मर के दरवाजे घूम रहे हैं और कोई टिकट देने वाला नहीं है। उसी माइक से शिवपाल जी को किस तरह से धकिया के बाहर किया गया था, अपनी करनी कोई नहीं भूलता। जोर से बोलो भारत माता की, भारत। लोकतंत्र और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम का कोई स्थान नहीं है, और ये वो भारतीय जनता गोलवलकर की भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हेडगेवार की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी ने, ये मोदी की भारतीय जनता पार्टी है। आज देश का संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। खतरे की बात की जा रही है। यहाँ पर शिवपाल जी का भी सवाल सामने आया जनता की तरफ से, कह रहे शिवपाल जी को मन से धक्का देके किनारा कर दिया था, पार्टी अपनी जरूरत के हिसाब से नेताओं का इस्तेमाल करती है। देखिए, ये सब पुरानी बातें हो गई, और जैसे कि नेताजी की उपेक्षा तो हुई, अगर हमारी पार्टी ना बनी होती,
तो शायद आज नेताजी चुनाव भी नहीं लड़ पाते। उन्हें निश्चित तौर पे जब लगा अखिलेश जी को, तभी उन्होंने नाम उनका डाला। देखा आपने 40 लोगों की जब लिस्ट आई स्टार प्रचारकों की, क्यों नाम गायब था? नेताजी खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई अखिलेश जी ने क्या किया उनके साथ, पूरा प्रदेश जानता है। और उनका ताज जबरदस्ती उनकी गैर मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपने सर पे लगाने वाला इंसान, जिसकी शुरुआत धोखे से हुई हो, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष धोखे से बनाओ, उसका भविष्य क्या है ये बताने की जरूरत नहीं। भविष्य का ही सवाल है। और सवाल ये भी है कि पार्टी किस तरफ से जा रही, वक्त की मांग है या फिर सियासी समीकरण है, या पार्टी के सामने मजबूरी है कि यहाँ पर आडवाणी का नाम नहीं है, कलराज मिश्रा का नाम नहीं है, मनोहर जोशी का नाम नहीं है। जी देखिए, मैं तो पहले तभी से ये लोग चिल्ला रहे हैं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिस पार्टी ने एक वकील खड़ा कर रखा है कि भाई राम मंदिर वहाँ नहीं है, ये उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी बताती है कि अयोध्या राम मंदिर का आंदोलन भी तो आडवाणी ने, अयोध्या में राम का अस्तित्व नहीं है। वो पार्टी आखिर प्रियंका गांधी को आखिर वहाँ वो क्या ट्रेवल करने गई हैं, वहाँ क्या वो पिकनिक मनाने गई हैं? जब रामलला का जब वो क्या किसान है, देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में जो आत्महत्याएं हो रही है, जो किसान हमारा हर दिन आत्महत्या कर रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा ये मंदिर मस्जिद मुद्दा नहीं है। पार्टियां फरमाती, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा किसान है, हमारे देश का अयोध्या। जो लोग हल्ला कर रहे हैं, दो बातें आपने की। पहले आपका जब शुरू हुआ उसमें आज की स्थिति में मैंने एक टेलीविजन चैनल पे देखा कि सुखराम जी ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, जो प्रथम भ्रष्टाचार में 4 करोड़ का जिनके ऊपर आरोप लगा था। कोई किनारे नहीं किया है, सब आपसी लोग हैं और मार्गदर्शक के रूप में आडवाणी जी को रखा गया है, जो हमारे गुरु हैं और जो मोदी जी ने जो सम्मान दिया है वो आडवाणी जी को कोई सम्मान पार्टी किस तरह से आडवाणी उनको किनारे नहीं किया गया है। वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे संरक्षक हैं। वो हमें देश की राजनीति को नई दिशा दी थी राजनेताओं ने, अब इनको चुनाव से दूर कर दिया। दूर नहीं किया गया है, उनको बिल्कुल पास रखा गया है। वो हमारे चुनाव में हम लोगों का आशीर्वाद देते रहेंगे, हर कदम में कदम हम लोग के साथ में रह रहे हैं। उनको किनारे नहीं किया गया है, उनका शरीर अपने काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने खुद अपने आप ही उन्होंने रिटायर हुए हैं। सवाल ये कि क्या पार्टी में आंतरिक वर्चस्व है या फिर उम्र की पाबंदी है? यहाँ पर आ गया है एक नारा, ये लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, एक नारा ये लोग कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे और चूतिया सबको बनाएंगे। इस तरह की बात इसलिए यहाँ पे सम्मान आडवाणी के और मुलायम के सम्मान की बात हो रही है। राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, राम मंदिर की बनाने की बात करते हैं, और जो आंदोलन से किया है तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाएं, अपने विकास नाम क्या के विकास पुरुष क्या बताते हैं। जो लोग 5 साल जो लोग कुंभ नहाने नहीं गए, जो लोग अपने 2013 कुंभ में एक बार भी नहाने, आज मंदिर जा रहे हैं, जब मुलायम नहीं होते आज मंदिर जा रहे हैं। सबकी बात है। हाँ, इन लोग का आदत है मुद्दों से भटकाने की बात। आपने आडवाणी की बात की, आडवाणी जी की बात जहाँ मैं बताता हूँ, इन लोग की फितरत है मुद्दों से भटकाना और सीनियर का सम्मान न करना। अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी इतने दिन से बीमार थे, कभी देखने गए? सिर्फ मंदिर जाने का काम कर रहे हैं। आज इन्होंने कोई काम नहीं किया तो मंदिर जाने का एक चेहरा चोर है, एक टोटी चोर है और सारे चोरों की चौकीदार, सारे चोरों का सरदार को ठगने का काम कैसे किया इनसे, इन्होंने जनता को धोखा दिया, वैसे ही अपने सीनियर लीडर को भी धोखा दिया। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि 72,000 वो सालाना देंगे और 12,000 महीना देने की बात की। 6,000 रुपया तो अपनी बातों में उन्होंने घोटाला कर दिया। राम मंदिर की बात जो कर रहे हैं, पिछले 5 साल के अंदर भारत सरकार के प्रधानमंत्री अयोध्या मंदिर 2 करोड़ रोजगार देने की बात कहे थे ये, वो रोजगार कहाँ है? सारे धरोहरों को मिटा रहे हैं, चाहे अपनी पार्टी का हो चाहे हमारी धरोहर है। ताजमहल को प्राइवेटाइजेशन में दे रहे हैं, लाल किलो को प्राइवेटाइजेशन में रोजगार कहाँ है? 2 करोड़ सारे बेरोजगार घूम रहे हैं। सीनियर लीडर का सवाल है, सीनियर लीडर को सीनियर लीडर का हम तीनों सीनियर लीडर थे, जिसने 2 से पूर्ण बहुमत लाया, उन सबको क्रमिक गति से ये अपने
पार्टी से निष्कासित मार। इन्होंने महापुरुषों का हमेशा अपमान किया है, महात्मा गांधी का अपमान किया है, इनकी विचारधारा है। ये कभी बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। आपको मालूम होगा कि 2002 के दंगे के बाद जब मुख्यमंत्री मोदी थे तब आडवाणी ने ही उनको बचाया था, अटल बिहारी उनको हटाना चाहते थे। सम्मान नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, बनाए रखा, यहाँ तक पहुँचाया। जिनके पीछे घूमते थे उनको एकदम पीछे कर दिया गया उनको वहाँ पर। देखिए जिस तरह से ने 2014 में जो वादे किए थे उसको भूल गए, अडवाणी को भूल गए, कलराज को भूल गए, धारा 370 भूल गए, 15 लाख देना भूल गए, राम मंदिर तक भूल गए। जो नहीं हुआ राम का वो नहीं किसी काम का। सर ये हिटलर वाली राजनीति की जा रही है। अडवाणी साहब का टिकट काट जाता है, शाहनवाज हुसैन साहब जो पार्टी में 30 साल से कार्य कर रहे हैं उनका टिकट काट जाता है, मुरली मनोहर जोशी जो वफादार रहे बीजेपी के उनका टिकट काट लिया जाता है। बीजेपी सरकार के अंदर सिर्फ मॉब लिंचिंग हुई है और रेप हुए हैं, उसके अलावा और क्या। कानून व्यवस्था का सवाल है, पर सीनियर लीडर की उपेक्षा की आप हालत आप देख रहे हैं। इस वक्त सिर्फ भाजपा कहीं बची नहीं है, मात्र एक चेहरा मोदी बनाकर ये लोग जिस तरह मुद्दा बनाकर उतरे। यही सवाल है बीजेपी से, यही सवाल है, क्या यहाँ पर चुनिंदा चेहरों पर बीजेपी की राजनीति केंद्रित हो जा रही है? यहाँ पे सवाल ये है, जनता ये जानना चाह रही है क्या चुनिंदा चेहरों पर बीजेपी की राजनीति केंद्रित हो रही है जिसकी वजह से दिग्गज लीडर्स की उपेक्षा की जा रही है? मुझे लगता है जो विषय आपने उठाया है ये आपका विषय ही कहीं न कहीं नगड़े हो जाता है जब चारों तरफ से देख रहे हैं कि ये माहौल मोदी मोदी हो रखा है और इसमें पूरे चुनाव का माहौल सिर्फ मोदी जी के पक्ष में है। आज पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है कि राहुल गांधी जिस तरह से कहे हैं 72,000 रुपया कहाँ से लाएंगे, कि कैसे किसानों की मदद करेंगे, क्या करेंगे। तो आज तो ये पूरा चुनाव जो है भ्रष्टाचार को बलि चढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता वहाँ खड़ी है और पूरा का पूरा चुनाव जो है मोदी वर्सेज अदर्स में जा रहा है। साहब यहाँ पे बीजेपी में टेक ओवर का दौर चल रहा है, दिग्गज नेताओं को किनारे करके यहाँ पर अपना मोनोपोली हो रही। नहीं, टेक ओवर का दौर नहीं, बीजेपी के एक राजनीतिक दल के रूप में समाप्त हो चुका है, लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। उसमें मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने हाईजैक कर लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को साल के 72,000 रुपए राहुल गांधी जी दे रहे हैं। ये कैसे दे सकते हैं? हमारा कहना साफ और स्पष्ट है कि हम उन अमीरों को जिनको 3.5 लाख करोड़ों सालाना आप माफ कर रहे हो उनके पैसे जो पैसा, और अगर आज 3.5 लाख करोड़ रुपए नौजवानों को गरीबों को मिल रहा है तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप इस परंपरा को किस तरह से देखते हैं? अगर हर पार्टियों की बात करें ये बिल्कुल गलत है कि जिस तरह से पार्टियों को खड़ा करने में, जिस तरह से बीज बोने में, जिस तरह से इस पेड़ को खड़ा करने में जिनका हाथ था उनको इस तरह से दरकिनार करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और ये बिल्कुल दर्शाता है कि पुरुष वर्चस्व की एक लड़ाई, इस तरह का संदेश जाता है, इससे बहुत बुरा संदेश जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के बाद आने वाली और अमित शाह के बाद आने वाली जो नस्लें होंगी उनको भी इसी तरह दरकिनार कर दिया जाएगा। वो अपनी भी अंजाम को इसी तरह तैयार रखें क्योंकि उन्होंने जो मिसाल रखी है वो बिल्कुल गलत है और इस तरह की मिसाल बिल्कुल समाज के लिए अच्छी नहीं है। एक समाज के लिए, पॉलिटिक्स दोनों के लिए खतरा है। वक्त के हिसाब से, स्थितियों के हिसाब से दिग्गज नेताओं को किनारे करने का ये प्रश्न किस तरह से देखते हैं? देखिए, भाजपा आज जो है 2.5 लोगों की पार्टी रह गई है। बहुत सीनियर लीडर थे मुरली मनोहर जोशी जी, और उन्होंने कहा है कि पार्टी के महासचिव रामलाल जी उनके पास आए। इतना तो बनता था कि कम से कम अमित शाह जी उनके पास जाते, उनसे रिक्वेस्ट करते, हो सकता है वो मान जाते। लेकिन एक पार्टी के महासचिव को भेजना उनकी बेइज्जती है कहीं ना कहीं, जिसका दुख उन्होंने आज एक पत्र लिखकर भी जाहिर किया है कानपुर की जनता। तो जिन लोगों ने पार्टी बनाई उनके साथ इस तरह का अपमान मैं समझता हूं कि देशवासी भी सहन नहीं करेगा। और हर पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी होनी चाहिए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 2.5 लोगों की पार्टी होकर रह गई है। वो पूरा का पूरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होकर रह गई। प्राइवेट लिमिटेड बन रही है, लेकिन जिस तरह की परंपरा, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, क्या कहेंगे? उम्र का पैमाना था या फिर यहाँ पर पूरी तरह से उपेक्षा? ये सिर्फ हिटलर शाही और कुछ नहीं है। खाली आडवाणी जी को नहीं किनारे किया गया, उंगलियों पे खाली जिताऊ टिकाऊ चेहरा चाहिए। नहीं, जिताऊ टिकाऊ नहीं, जहां से माल आएगा केवल उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा। और एक हमारे एक भक्त थे, वो मंदिर की बात कर रहे थे, मैं उनकी आंखें खोलना चाहता हूँ। जय श्री राम का नारा लगाने वाले पूरी दुनिया घूमते हैं, कभी राम जी के दर्शन करने अयोध्या गए? सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने किया है। हर जगह सियासत करते हैं, भारत माता की जय कहते हैं और थाने फूंक देते हैं, कोतवाल को मार देते हैं। यही इनकी सियासत है। हाँ, यही सवाल है साहब कि यहाँ पर क्या, यहाँ पर मुद्दे भरमाने के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं, जो बड़े नेता उनको किनारे कर रही है। जनता को भ्रमित करने के लिए जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, देश के अंदर मॉब लिंचिंग का मुद्दा है, देश के अंदर तमाम अपराध बढ़ रहा है, उन सारे मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए क्या यहाँ पर मुद्दे डाइवर्ट करने के लिए, क्या मुद्दे डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरह की बातें हो रही है?
मेरा सवाल कांग्रेस से ये है, मेरा सवाल कांग्रेस से ये है जो बोल रहे हैं 12,000 हर महीना देंगे, भत्ता जो सलाह देंगे, ये कहाँ से देंगे? अपने घर से देंगे? और सबसे बड़ी बात, ये युवाओं को ये बोले ना कि नौकरी देंगे, ये उनके हाथ पर कटा के उनको क्या बेरोजगार बनाएंगे? जो 12,000 कमाओ का काम करेगा? अब युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा नहीं चाहिए, आगे बढ़ने के लिए बताना चाहिए। सवाल यही है कि बदलते वक्त में आखिर दिग्गज नेताओं के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों? चुनाव बड़ा है तो क्या यहाँ पर जिताओ और टिकाऊ प्रत्याशियों के आगे वो चेहरे बुला दिए गए जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अपना जीवन लगा दिया? यहाँ पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहस लगातार जारी है। सवाल यही है कि आखिर इस तरह की परंपरा करके इस तरह से दिग्गज नेताओं की कौन सी इबारत लिखी जा रही है पार्टी में? क्या ये नया दौर है जिसमें आडवाणी नहीं है, जिसमें मनोहर जोशी नहीं, जिसमें कलराज मिश्रा नहीं है? दयाशंकर जी, चाहे जिम्मेदारियों की बात कर लें, चाहे उम्र के पैमाने की बात कर लें, लेकिन इस तरह की परंपरा, इस तरह जनता देखना चाहती है, इन नेताओं को चुनाव में देखना चाहती है, आखिर इनसे दूरी? मेरा तो ये भी मानना है कि एज ए जर्नलिस्ट यदि आप भी 91 उम्र के हो जाएंगे तो शायद इस तरह से आप डिबेट उम्र का पैमाना है, उम्र का एक पैमाना है। दूसरा ये है कि जहां जिस तरह का चाहिए, जैसे कि आडवाणी जी को जो ऊर्जा है, बौद्धिक ऊर्जा या मुरली मनोहर जी की है, उसका कोई जवाब नहीं है और उसके साथ वो हमारे साथ हैं। हम पूरा चुनाव साथ लड़ रहे हैं। आज इशू और बहस ये होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बनाम विपक्ष, जो कि आपस में भी गठबंधन नहीं है, एक दूसरे पर चोरी चकारी का लगा हुआ है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, जमीन किसानों के हड़पने का आरोप लगा हुआ है, ऐसे लोगों पर यह मुद्दा होना चाहिए चुनाव के अंदर। हाउ डज इट मैटर? ये भारतीय जनता पार्टी किसको लड़ाती है? आज का भारत युवा भारत है। यदि युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए तो स्वागत होना चाहिए उसका। हमें तो लगता है कि किसी तरह की कोई आपदा ही नहीं है। आप अपनी पार्टी में क्या करो, कौन किस पार्टी में क्या करो, वो हमारी सार्वजनिक जीवन में एक पारदर्शिता होनी चाहिए। उनका एक युग था, कभी राम पारदर्शिता के नाम पर पुराने चेहरों को दूर करना की बात हो रही है। निश्चित तौर पर बार बार हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र समाप्त हो गया, लेकिन इस समय लोकसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा है 2 करोड़ सालाना रोजगार, 15 लाख, काला धन, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जुमलेबाजी, 100 स्मार्ट सिटी, 100 विकसित जिले, इन पर बात होनी चाहिए। और आज राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से इस देश के गरीब 20% गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना देने का वादा किया है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि ये पार्टी ना तो किसानों की है, ना बेरोजगारों की है, ना देश के नौजवानों की है। साहब, आपको लगता है कि पार्टी में किसी तरह का दबाव है जिसकी वजह से जिताऊ कैंडिडेट उतारना है, बड़े चेहरे उतारना है, इसीलिए पुराने चेहरों से किनारा? जिताऊ कैंडिडेट की बात ही नहीं आती। कभी आडवाणी जी इलेक्शन हारे ही नहीं, तो जिताऊ और हराऊ का मसला ही नहीं है। जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी जी भी पिछले इलेक्शन में भी अच्छे पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, तो ये कोई जिताऊ हराव की बात नहीं है, पूर्ण वर्चस्व की बात है। यह पूरी पार्टी को कैप्चर करके अपने हाथ में रखने की बात है और उत्तर प्रदेश से सियासत गुजरात ले जाने की बात है। इसके अलावा कोई बात नजर आती है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ श्री राजनाथ सिंह जी बचे हुए हैं, वो भी इस इलेक्शन के बाद शायद अगले इलेक्शन में वो भी ना रहे। आपको लगता है इस बार सियासत बदलाव की है, इस नाते इस तरह के बदलाव देखने को मिला? देखिए, मोदी जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। गुजरात में वो 14 साल रहे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, सिर्फ मोदी जी थे। और जब वो सेंटर में आए तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, सिर्फ मोदी जी हैं। तो जो मोदी जी के गुड बुक में रहेगा वही राजनीति करेगा, बाकी सब मुरली मनोहर जोशी बना दिए जाएंगे, आडवाणी बना दिए जाएंगे। ये हम समझते हैं कि देखिए, सीनियर लीडर अपने यहाँ पर होता है। मार्गदर्शक मंडल की कितनी बार मीटिंग हुई मुझे बताइए? मार्गदर्शक मंडल से आज उनको दर्शक मंडल में डाल दिया गया। ये मैं समझता हूं कि अनुचित है और देश की स्वस्थ राजनीति के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, क्योंकि 2.5 लोग आज पूरा देश चला रहे हैं, पूरी पार्टी चला रहे हैं। सब किस तरह का संदेश गया इस तरह से? देखिए, जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि 2 गुजरातियों ने पूरे देश को लूटा है। जो परिस्थिति आज पैदा हो रही, स्मृति ईरानी जी को क्यों बना दिया मंत्री? वो तो चुनाव हारी थी, लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं हिटलर चाहिए, ये पूरी तरीके से समझ में आ गई। जनता जान चुकी है ये अच्छी तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरे क्या बात करते हैं, पाकिस्तान से चीनी लेते हैं और किसान को बारे में क्या बोलने वाले लोग हैं। ये क्या बोलते हैं किसान के बारे में? आपको याद है कि चीनी ना करो, चीनी में शुगर है, शुगर एक बीमारी है। और ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए क्या कहा था इन्होंने? क्या यही बोला था ना कि उत्तर प्रदेश में कोई इस लायक नहीं है जो रोजगार पा सके? तो आज वो दिन आ चुका है। अब की बार जनता जवाब देगी। बिल्कुल जनता जवाब देगी। जनता बाद में जवाब दे, पहले भी जनता बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। वो कोई कह रहा है जनता चोर है तो उसका जवाब मिल रहा है कि जनता शेर है। और आप क्यों भूल रहे हैं? इस तरह का कार्रवाई मत करिए। ये किसी जमाने में मनमोहन सिंह ने कहा था कि 81। साहब, ये कह रहे हैं कि बीजेपी में हिटलर बोलने तो कह रहे हैं कि बीजेपी में हिटलर। तो लीजिए, सुन तो लीजिए महाराज, अब सुन लीजिए।
कभी कहा था कि 81% लोग जो हैं किसान वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। बाद में आया कि 25% लोग अभी बचे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये तो आप भी मान के चलिए कि 56% लोगों की गरीबी रेखा से ऊपर लाने का किसी को दायित्व है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। ये भ्रष्टाचारी, ये लुटेरे लोग क्या बोलेंगे? मैं जवाब देना चाहता हूँ। 20 लोग के 5 साल में 20 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया है। मैं सिर्फ एक काम किया है, और पत्रकार रहते हुए भी आप गलत कर रहे हैं। मैं आरएलडी की बात करूं, एक मंत्रालय, एक बंगला, एक पद, ये 2 चीज चाहिए उनको। एक मंत्रालय, एक पद, यदि ये मिल जाए तो उनका गठबंधन पूरा है। बाकी दादियों, आज मैं कहना चाहता हूं, अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जीतते हैं तो इस देश से लोकतंत्र समाप्त होने जा रहा है। इस देश की आवाम ने समझ लिया है, अब इस जुमलेबाज सरकार को देश उखाड़ फेंकने जा रही है। लोकतंत्र ऑलरेडी समाप्त है। सीबीआई उनके हाथ में कठपुतली बनी हुई है, ईडी उनके हाथ में कठपुतली बनी हुई है। सारी गवर्नमेंट एजेंसियों को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बंधक बना रखा है। अरे सीधी बात है, मुख्यमंत्री अगर किसी को, नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री केशव भाई पटेल के बाद किसी ने बनाया था तो अडवाणी जी उनके साथ में खड़े हुए थे, और उनको जितनी भी पूरी जिंदगी अडवाणी जी ने साथ दिया। हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी ने बताते रहे कि ये बिल्कुल गलत है कि मोदी जी ने जो जिस तरह से गुजरात हुकूमत चला रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। देश का चौकीदार का सवाल नहीं, दिग्गज नेताओं को जिस तरह से किनारे किया गया, क्या कहेंगे? कौन देश का किनारा? अडवाणी जी को निकाला गया, अंबानी जी को निकाला, तब ना पता चलेगा। आप देखिए जो पार्टी बनाया उसको निकाल देंगे, क्या मतलब? पिछड़ी जात को ठग लिया, किसानों को ठग लिया, पिछड़ों का हिस्सा खा गया, दलितों का हिस्सा खा गया। देखिए, मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि जिस तरह से नए युवाओं को चांस दिया जा रहा है उस तरह से मुझे नहीं लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका साथ सबका विकास, यही मोदी जी का एक मतलब का साथ। दो सबका साथ और बीजेपी का विकास। जिस तरह स्मृति ईरानी चुनाव हारी, उसके बाद उनको टिकट दिया गया। ये पार्टी नेपोटिज्म कर रही है और जो परफॉर्मर है उनको चांस नहीं दे रही है। मुझे बताएं कि इन लोगों को दीजिए, इन लोगों को मौका नहीं मिला। भैया जब उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, जिस तरह से दिग्गज नेताओं को किनारे किया गया है, अडवाणी नहीं दिखेंगे, जोशी जी नहीं दिखेंगे, कैलाश मिश्रा नहीं दिखेंगे, ये इस तरह की बात और कोई पार्टी पूछे तो ठीक भी है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा बड़ों का सम्मान देने का काम किया गया है। किसी भी मंच पे हो, किसी मोदी जी हमेशा पैर छू के सम्मान के साथ उनको सम्मान देने का काम किया है। इनके यहाँ तो मंच पे मुलायम, ये कैसा सम्मान है कि स्टार प्रचारक भी नहीं बने? देखिए, इस देश डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र व्यक्ति से नहीं चलता है, प्रजातंत्र जनता से चलता है। और हमारे 15,000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं 10-10 हजार रुपए के लिए। मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा किसान है। मोदी शेर है। अडवाणी और जोशी से किनारे, अडवाणी और जोशी से किनारा नहीं दिया है, इसलिए रखा गया है। सर कोई अपने बाप को किया है। सर कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम और हमारा परिवार मोदी के साथ हैं और रहेंगे। ये कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है, मगर इनके घर में कहां से चोरी होगी? सवाल आज दिग्गज नेताओं का है? दिग्गज नेताओं से जिस तरह से दूरी बनाई गई, ये अडवाणी जी आज भी गुरु हैं, पहले भी गुरु थे, हमेशा रहेंगे। मार्गदर्शक उनका हमेशा मिलता रहेगा। मोदी जी हमेशा ही मार्गदर्शक को उनके। सर जो भी हो, देश में सरकार बनेगी मोदी जी के। दिग्गज नेताओं, मोदी जी की सरकार रहेगी, अब की बार मोदी सरकार आएगी। देखिए, कांग्रेस वाले जो चौकीदार चोर चोर चिल्ला रहे हैं, इनसे खाली एक सवाल ये है कि राजीव गांधी फोर्स घोटाले में खुद चोर थे। एक मिनट सर, राहुल चोर का ही नहीं। देखिए आजकल चलवा मोदी और अमित शाह है, उनके अलावा कोई और है नहीं। तो इसका मतलब यही है कि जिन्होंने कल्ट डाल है, बीजेपी के कल्ट डाल। मार्गदर्शक है लेकिन मंच पे, हाँ क्या मार्गदर्शक बनाया के रखा है लेकिन मंच पे नहीं दिखेंगे चुनाव में। हाँ, जितना लोग हल्ला कर रहे हैं, इस तरह से ये लग रहा है कि स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कुछ यंगस्टर्स की एक गैंग है जो कि आयोजित की गई है। मोदी के अलावा देश में दूसरे की सत्ता नहीं आएगी। 22 प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। यही सवाल है, जनता करिए कि वहाँ पे उनको मार्गदर्शक तो बनाया लेकिन चुनाव के मंच पे नहीं रखेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव के लिए अपने घोड़े खोल चुकी है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने 500 जगह सभाएं करी है और इस वक्त जो जनता की आवाज आप सुन रहे हैं सिर्फ मोदी मोदी मोदी। और इसके अलावा
नेतृत्व में यदि आप अलग बात करेंगे तो वो आज के लोकतंत्र में कहीं भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आडवाणी जी हमारे हैं, मुरली मनोहर हमारे हैं, इनसे कैसे काम ले रही है पार्टी या इनके अनुभवों का क्या इस्तेमाल करती है, मुझे लगता है आप सबसे आग्रह है कि हमारे पार्टी पर छोड़ देना चाहिए। पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन क्या माना जाए किस तरह की स्थितियां हैं जिसकी वजह से हर पार्टी में देख ले कहीं ना कहीं ये स्थितियां बन जाती हैं? हर पार्टी की बात नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि मोदी जी सारी तरफ जोर है कि मोदी जी शेर हैं। आप ये देख रहे हैं, ये देश की आवाम है जो कह रही है कि चौकीदार चोर है, इसलिए कह रही है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जिन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए, सारी की सारी वांटें घोटालों की भेंट चढ़ गई हैं। आज जिस राजधानी में हम खड़े हैं, जिसपे वादा किया था गड्ढे मुक्त सड़कों का, 95 किलोमीटर सड़क आज भी गड्ढा युक्त है। आज विकास नहीं। आज राहुल जी राजस्थान गए हैं, 7 पॉइंट राज्यवर्धन सिंह ने 7 पॉइंट गिन के पूछे हैं कि जिस कानून व्यवस्था को करते हो, जब से आपकी सरकार आई है वहां ध्वस्त कर दिया। किसानों का कर्जा माफी करना था, अभी तक नहीं किया जो 10 दिन के अंदर आपको करना था। पिछले 3 दिनों के अंदर 13 रेप केसेज वहां हो गई हैं। इनको किस कानून का व्यवस्था की बात कर रहे हैं? मुद्दा अलग है, लेकिन पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र, इस तरह की परंपरा, इस तरह की रवायत किस तरह का संदेश? ये तो बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त में जिस तरह से आपने एक साइडलाइन, एक नेतृत्व को साइडलाइन किया है, जिसने पार्टी खड़ा के अपनी खून दे के, अपनी सारी मेहनत लगा के, अपनी पूरी जान जिंदगी लगा के जिस तरह से उनको साइडलाइन किया जा रहा है, वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर जिस तरह से और हर पार्टी में जिस तरह से पुराने नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, वो बिल्कुल बड़ा दुखदायक है और आगे चल के इसका जो नतीजा होगा वो बहुत खराब आएगा। और मोदी जी को भी ऐसे ही देखना पड़ेगा, ऐसे भी हालात मोदी जी के साथ भी आ सकते हैं। मामला भले बीजेपी का हो, लेकिन क्या माना जाए राजनीति में एक वक्त ऐसा आ जाता है जब ऐसी जरूरतें पार्टी के सामने आ जाती है, इस तरह के समीकरण सामने आ जाते हैं। देखिए, आज देश में हिटलरशाही व्याप्त है। आज अघोषित जो है इमरजेंसी देश के अंदर लगी गई है, तो विपक्षी भी इसका शिकार हो रहे हैं, जनता भी शिकार हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शिकार होंगे। तो जो मोदी जी ने हिटलरशाही रवैया अपनाया हुआ है, ये गैर लोकतांत्रिक है, गैर संवैधानिक है। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब ये समझना चाहिए, अब मोदी जी को हटाने का वक्त आ गया है, अमित शाह जी को हटाने का वक्त आ गया है और भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक करने का वक्त आ गया है। साहब, एक तरफ जो सियासत के सितारे थे, आज वो सियासी जंग से दूर होते नजर आएंगे, इसका किस तरह से संदेश जाएगा, राजनीति में किस तरह का प्रभाव देखते हैं? देखिए, हिटलरशाही साफ दिखाई देने लगी है। जिस तरीके से किसानों का कर्जा ना माफ करके 5 लाख करोड़ रुपए अंबानी का माफ किया है, तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ देश को बेचने का काम करते हैं। पिछला घोषणा पत्र उठा लीजिए और खुद टिक लगा लीजिए, कितने काम पूरे करे। सिर्फ मंदिर के नाम पर, गाय के नाम पर, यही सियासत करना इनका काम है। गाय, गोबर, मंदिर, इनका इसके अलावा कोई नहीं। और ये वही लोग हैं पूरी जिंदगी जय श्री राम का नारा लगाते हैं और आज तक दर्शन करने नहीं जाते हैं। क्यों नहीं गए दर्शन करने? इनका जो 5 प्रमुख मुद्दों में राम मंदिर भी था, उस मुद्दे से तो इन्होंने हाथ पे उठा लिया। इन्होंने जनता को गुमराह किया। लोकसभा में हमारी बहुमत नहीं है, राज्यसभा में हमारी बहुमत नहीं है, स्टेट में हमारी बहुमत नहीं है, हर जगह उनको जनता ने बहुमत दिया। जिस मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी पार्टी खड़ी हुई है, उस मुद्दे से तो उन्होंने हाथ उठा लिया। सीधा सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर जब आपने विकास का काम भी किया था, जनता में आपका विश्वास भी था, फिर किस तरह का दबाव था कि जिताऊ प्रत्याशी थे, बड़े चेहरे थे, फिर भी किनारा? देखिए, जर्नलिस्ट का विचार अपना होता है, लेकिन जहां तक मैं विपक्षियों की बात करता हूं, कांग्रेस पार्टी 2 सीटों की अनुकंपा सीट के ऊपर चुनाव लड़ने जा रही है उत्तर प्रदेश में। जब इनको 2 सीट भी नहीं मिली ढंग से, तो इन्होंने आकर के अपने कैंडिडेट आधा खुद उतारे। आधे लोग उसमें से चुनाव लड़ना चाहते। ये सपना जी को बुलाए अपने यहाँ और उस पर चुनाव लड़ना चाहते थे। सपना जी ने आकर के देखा कि ये छलावा वाली पार्टी है, वो छोड़ के चली गई। आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी को बहिष्कार कर रखा है, पूरे सपा को, बसपा को। देखिए किस तरह का जघन्य अपराध हुआ था। आज हिंदू की बात करते हैं आप तो विकास की बात, और मुसलमानों की बात करते हैं तो आपको 3 तरह की बात करनी होगी। जन्मजात कोढ़ से हमने छुटकारा दिलाया है, आज हम विकास के पद पर हैं। विकास का ही मामला है, फिर आखिर बड़े नेताओं से किनारा क्यों काट? बड़े नेताओं से किनारा नहीं, कोई किनारा नहीं हुआ है, सब साथ में है, किसी को किनारा नहीं किया गया है। साहब, जब 5 साल आपने काम किया था, जनता में आपका विश्वास था, फिर किस तरह का दबाव था? आप हमारी बात कर रहे हैं, आप जाइए देखिए ना, सपा में अखिलेश यादव ने अपने बाप को कैसे लात मारा। अभी उनको चुनाव प्रचार से भी निकाल दिया, सब कुछ कर दिया। हमारे वहाँ कुछ ऐसा नहीं, कोई बंटवारा। सर, अखिलेश यादव जी ने अपने पिता को ही राजनीति से किनारे कर दिया। जब सक्रिय राजनीति से उनको किनारे कर दिया, मैं सवाल अखिलेश जी से, जो बाप का ना वो प्रदेश और देश का क्या होगा? सर, मोदी सरकार ही आएगी इस बार।
100% श्योर है। साहब, जिस तरह से मनोहर जोशी नहीं दिखेंगे, आडवाणी नहीं दिखेंगे, कल्याण मिश्रा नहीं दिखेंगे, सर कोई बात नहीं, सब ये इन लोग का इंटरनल मैटर है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा इन लोग का इंटरनल मैटर साथ में है और कोई सब लोग साथ में है, हमेशा साथ में है, कोई अलग नहीं हुआ है, सब मार्गदर्शक उन्हीं के साथ होगा, सब मोदी जी के अब है। और इस बार 2019 में मोदी जी की सरकार आएगी। चौकीदार ईमानदार है, इसी वजह से ये डकैत एक होके यहाँ पे बंदे दिग्गज नेताओं को जो दूर कर दे। देखिए वो हमारे बुजुर्ग हैं, वो उनका मार्गदर्शन हमारे साथ है। मार्गदर्शक है लेकिन मंच पे नहीं होंगे सर। नहीं, मंच पे क्या, वो हमारे साथ है, हम उनका देखिए होता क्या है कि बुजुर्ग जो होता है वो हर समय इधर उधर, हमारे भी बाबा हैं, वो हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन उनका मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ रहता है। मार्गदर्शन लेंगे लेकिन मंच पे नहीं दिखेंगे। बिल्कुल, उनका सदैव सम्मान किया है। इनके यहाँ तो खुले मंच पे अपने पिताजी का माइक छिना लिया जाता है और अपने चाचा जी को वहाँ पे बेइज्जत किया जाता है। इनके यहाँ तो कोई सम्मान नहीं है। सिर्फ जो सम्मान की बातें करते हैं, जिन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया, एक भी बार कहीं गए नहीं। आज इसको गंगा माँ ने बुलाया है, बोल रहे आज है मंदिर जा रहे, गंगा माँ ने बुलाया, गंगा माँ ने बुलाया। ऐसा देखो, मैंने जस्ट अभी MBBS पूरा किया है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से। वहाँ पे इन्होंने एक योजना लॉन्च की, आयुष्मान भारत योजना। आप जाइए मेडिकल कॉलेज में, किसी को ये सुविधा नहीं दी जा रही है और मेडिकल कॉलेज का बजट इन्होंने सीधा 400 करोड़ कम कर दिया जा रहे हैं। वोटर लिस्ट से पूरे नाम गायब हुए जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कम से कम हम लोग के नाम तो आने चाहिए। ठीक है साहब, सवाल यही है कि आखिर मार्गदर्शक मंडल में रखा है, फिर मंच से दूरी क्यों? जो सितारे रहे सियासत के, आखिर वो अब गुमनाम क्यों? फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का और जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।